न्यूज में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में चुनाव नतीजों के बाद अब सबकी नजरें राज्य के मुख्यमंत्री पर टिकी है कि आखिर राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या ऐन मौके पर कुर्सी और किसी और को बिठा दिया जाता है। लेकिन ये बात तो लगभग तय है कि कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही बैठेंगे। लेकिन अब कैबिनेट में अहम पदों को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अहम पद किसके पाले में होंगे ये बड़ी बात होगी। इसके बाद बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां वायु प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर रूप लेती जा रही है। और अब दिवाली की रात दिल्ली में क्या हालात होंगे ये देखने वाली बात होगी। और आखिर में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। तो चलिए इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहली खबर का रुख करते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में कवायद तेज हो गई है। एनडीए ने आज ये जानकारी हम बता रहे हैं कि 15 नवंबर को नवनिर्वाचित विधायकों की पटना में बैठक बुलाई है। इसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे, लेकिन कैबिनेट के गठन में बीजेपी कोई समझौता करने के लिए राजी नहीं है। इस बार वह ज्यादा मंत्री पद और अहम विभाग मांग सकती है। राज्य में नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए बीजेपी आला कमान ने सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया है और सूत्रों की माने तो पार्टी ने बीजेपी विधायक दल के नेता चुनने की जिम्मेदारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। राजनाथ सिंह 15 नवंबर को पटना में होने वाली बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को तो राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कैबिनेट में अपनी ताकत के हिसाब से जगह लेना चाहती है। बीजेपी इस बार कई अहम विभागों पर दावा करेगी जो पहले जदयू के पास हुआ करते थे। इन विभागों और इसके अलावा कैबिनेट से जुड़ी चर्चा के लिए सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया गया है। बता दें कि सुशील मोदी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तीनों नेता बिहार में बीजेपी की भूमिका तय करेंगे। एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी 15 नवंबर को ही होनी है। और इस मसले पर चर्चा के लिए पटना से मिथिलेश मिश्रा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। 15 नवंबर को नवनिर्वाचित विधायकों की पटना में बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ लग रहा है? एनडीए ने भले ही सीएम पद का त्याग कर दिया हो, लेकिन कैबिनेट में जो अहम पद हैं, क्या उस पर बीजेपी अपना दावा ठोक सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे ये सीधे कर सकते हैं आप कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी दांव खेलने की तैयारी की है, वो निश्चित तौर पे अपनी पासा जरूर फेंकेगी। उसी तर्ज पे उन्होंने सुशील कुमार मोदी को अपने दिल्ली बुलाया था और जेपी नड्डा और अमित शाह, जबकि आपको बता दें कि बिहार की सियासी राजनीति में रणनीति तैयार करने के लिए अमित शाह कभी भी यहाँ पर उन्होंने पेच नहीं लगाया था। लेकिन अब की बार जिस तरीके से उनकी दावेदारी की जा रही है, खास करके सुशील मोदी को बुला करके तमाम बिंदुओं पर उन्होंने समझाया है, तो निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि अब की बात जो कैबिनेट की जो मंत्रालय होगा, उस मंत्रालय में सबसे जो अच्छे मंत्रालय होगा वो सारा बीजेपी अपने खेमे में लेने की प्रयास जरूर करेगी। और सबसे अहम बात यह रहेगा कि इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आप जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनको भी 15 तारीख को भेजेगी। और सबसे अहम बात इसमें भी कह सकते हैं कि पहले बीजेपी अपने खुद तमाम विजयी जो भी विधायक हैं उन सभी विधायकों के साथ में अपने बैठक करेगा। बैठक करने के बाद में ही पूरे गठबंधन की बातें करेगा और उस समय उनसे मुलाकात करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब की बार खास करके 2020 के चुनाव की रणनीति में जिस तरीके का विजय का पताका लहराया है, वो निश्चित है कि अपनी मंत्रालय सबसे ज्यादा लेने का प्रयास करेगा। और ये भी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 8 जो विधायक जो उनके हार चुके हैं, मंत्रालय जो संभाला करते थे, जो दिग्गज कद्दावर नेता के रूप में जदयू के जाने जाते थे, तो उनकी हार होने के बाद में भी वो तमाम मंत्रालय भी अभी बीजेपी अपने हाथों में लेने की प्रयास करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इन तमाम बिंदुओं का पर्यवेक्षण के रूप में रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। और जो जिस तरीके का जदयू की अपनी तमाम सीटें हैं, जो उनमें मंत्रालय में सबसे अहम बातें कही जा रही है, खास करके उस मंत्रालय से सबसे छन करके जो बात आ रही है, उसमें सीधे बीजेपी का यही कहना है कि हम लोग सबसे शीर्ष जो पद है वो मुख्यमंत्री का पद होता है, जिसको हम मलाईदार विभाग बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। कुल मिलाकर बात यह है, और भले ही नीतीश कुमार को कह दिया हो कि आप हमारे सीएम बने रहेंगे, लेकिन मलाईदार विभाग बीजेपी अपने पास ही रखेगी। अब सवाल इसमें यह उठता है कि क्या नीतीश अब ऐसी स्थिति में है कि इसमें ना नुकुर कर सके या फिर किसी तरह से अपना विरोध दर्ज करवा सके? देखिए, यहाँ पर 4 राजनीतिक पार्टी है जहां पर ये गठबंधन की तैयारी कर करके विजय की पताका लहराई गई थी।
और उसमें सबसे शीर्ष अगर पार्टी की बातें करें तो बीजेपी ने है, और बीजेपी सबसे शीर्ष पार्टी होने के नाते जितने भी मंत्रालय है जो सबसे उच्च और सबसे रसूख वाले माने जाते हैं, वो तमाम बीजेपी के खेमे में ही गिरने की संभावना ही बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी दो पेच सामने में आ रहा है, खास करके हम पार्टी के जीतन राम मांझी के जो और बाकी 4 सीट में 1 सीट हटा दिया जाए, जीतन राम मांझी को हटा दिया जाए, बाकी उनके समधन है और उनके पुत्र का भी एक बात सामने में आ रहा है कि उनको भी मंत्रालय चाहिए, और वीआईपी का मुकेश सहनी को भी एक मंत्रालय चाहिए, वो भी मंत्रालय वैसा चाहिए जो मक्खनबाजी हो सके। तो ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि सबसे शीर्ष के जो बीजेपी है उसको सबसे बेहतर सीट तो चाहिए, लेकिन ये जो बाकी के दो जो और खेमे हैं जो 4-4 लेकर के अपने यहाँ की प्रस्तुति और अपनी वजूदगी दिखाना चाहते हैं, उन्हें भी मंत्रालय वैसा ही चाहिए जो उसमें मलाईदारी का साख दिखाई देता हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए में ये तो साफ हो गया था कि सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही होगी, लेकिन अब बीजेपी की कवायद यही है कि हर हाल में कैबिनेट के जो मलाईदार विभाग है वो बीजेपी अपने पास रखे। अब किस तरह से क्या कुछ रणनीति बिठाई जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पूरे देश में आज बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता का यह स्तर सबसे आखिरी पायदान पर है, यानी इसके बाद कोई और कैटेगरी नहीं होती है। यह सबसे खराब स्थिति है। बता दें कि दिल्ली के और कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। उधर विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों ने दिवाली की रात को लेकर गंभीर अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 पाया गया, यानी कि खतरनाक श्रेणी में पाया गया। यह हालात दिल्ली के आनंद विहार इलाके के हैं। वहीं ये जानकारी मिल रही है कि इससे पहले शुक्रवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 रहा। वहीं गुरुवार, बुधवार और मंगलवार को यह क्रमशः 314, 344 और 476 दर्ज किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक दिल्ली में लगातार 6 दिनों तक प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में बना रहा था। आईएमडी का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ से हवा की गति बढ़ सकती है और दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधर सकती है। विभाग के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक रविवार को हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि यह प्रदूषकों के धुलकर बैठ जाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। इन दिनों जब अक्टूबर का अंत होता है या नवंबर की शुरुआत होती है, दीपावली से पहले प्रदूषण के लेवल्स में बढ़ोतरी होती है। आज के डेट पे PM 2.5 का स्तर 394 है। ये इसके प्रमुख कारण जैसे हम जानते हैं गाड़ियां से निकलने वाली धुआं है, पराली जलने की वजह से हो रहा है। जब तक हम दिल्ली वाले सरकार का साथ नहीं देंगे ये प्रदूषण कम नहीं होगा। देखिए, हम लोग साइकिलिस्ट हैं, हम लोग सुबह निकलते हैं। सुबह जब निकलते हैं तो हार्डली 200-300 मीटर देखना भी दिक्कत हो जाता है। सांस लेना बहुत तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है। अगर हम दूरगामी परिणाम देखें तो इससे हमारे फेफड़ों में भी फर्क पड़ता है और हमारी जो साइकिलिंग एफिशिएंसी है वो भी घटती है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, दिल्ली में आज प्रदूषण को लेकर क्या कुछ स्थिति है और संभावनाएं क्या कुछ जताई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल उधर जिस तरीके से कह सकते हैं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जरूर जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करा रही है। मतलब बात करें जिस तरीके से क्या आज दिवाली है और दिवाली के बाद कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ सकता है। मगर देखने वाली बात होगी कि क्या पॉल्यूशन का जो कंट्रोल करने के लिए जो तमाम अधिकारी जो लगाए हुए हैं वो कहाँ हैं, यानी कि कह सकते हैं जो ग्रीन लेवल के जो पटाखों पर रोक लगाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार चोरी छुपे पटाखे जरूर बिके हैं, लोगों ने खरीदे भी हैं और दुगने से तिगने दामों के अंदर खरीदे हैं। मगर देखने वाली बात है क्या पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पॉल्यूशन ग्रीन लेवल के पटाखे खरीदे हैं वो कहीं ना कहीं आज जलाएंगे और देखना होगा जैसे जैसे रात नजदीक आएगी यानी कि पटाखे जलेंगे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं पटाखे जलते ही तो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा और पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा तो दिल्ली सरकार को मुश्किलें होंगी और जनता को भी मुश्किलें होंगी। जी बिल्कुल राजीव, ये माना जा सकता है कि जो टीम गठित की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से, उस टीम ने निगरानी में लापरवाही बरती है और उसी का नतीजा यह है कि अभी भी व्यापारी जो हैं वो चोरी छिपे पटाखे बेच रहे हैं और जब पटाखे खरीदे गए हैं लोगों की तरफ से तो उन्हें जलाया भी जाएगा। तो निगरानी की जो टीम थी वो लापरवाही बरतती हुई नजर आई है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से निगरानी की जो टीम बताते हैं, जिस तरीके से एनजीटी की टीम थी या फिर क्या है दिल्ली पुलिस की जो टीम थी, वो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर उन्होंने लापरवाही की है, क्योंकि चोरी छुपे जरूर पटाखे बिके हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक से तीनों दामों में पटाखे बिके हैं और कहीं ना कहीं जब पटाखे बिके हैं तो आज जलेंगे भी और जलते ही तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा और पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा तो दिल्ली सरकार को जरूर मुश्किल होंगी। मगर देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली सरकार ने जो टीम बनाई थी या फिर पॉल्यूशन का स्तर रोकने की कोशिश की गई थी वो आज शायद विफल हो सकती है। जी बिल्कुल राजीव, ये भी जानकारी मिल रही है कि आईएमडी ने कहा है कि बारिश हो सकती है और जब बारिश होगी उसके बाद ही प्रदूषण का जो ये स्तर है वो कम हो सकता है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बारिश के लिए ऐसा कहा गया है कि बारिश होगी तो पॉल्यूशन का स्तर घटेगा, मगर हाँ मानते हैं इस बात को कि पॉल्यूशन का स्तर बारिश होने पर घट सकता है, मगर कहीं ना कहीं जो लापरवाही की जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार अगर इसके अंदर खड़ी होती तो कड़े कदम उठाती तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और कहीं ना कहीं जो एनजीटी कड़े कदम उठाने के साथ साथ बाजारों के अंदर मॉनिटरिंग करती है और मॉनिटरिंग करने के बाद में कहीं ना कहीं जो लापरवाही करते या तो जिन्होंने चोरी छुपे पटाखे बेचे हैं उनके ऊपर जुर्माना करती, मगर जुर्माना सिर्फ नाम के तौर पर हुआ है और जनता के ऊपर जो जुर्माना होना है वो जरूर देखना होगा कि किस तरीके से जुर्माना होता है या फिर दिल्ली पुलिस उसमें भी लापरवाही करती है और एनजीटी भी लापरवाही करती है। जी लेकिन राजीव, यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है कि लोगों को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दिल्ली वासियों को समझना चाहिए कि वो पहले ही दम घोंटू हवा में रह रहे हैं, उसके बाद भी पटाखों की खरीदारी की गई है। ये एक नागरिक होने के बाद लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता की कमी है। देखिए बिल्कुल जागरूकता की कमी जरूर है जनता के अंदर, मगर बात करें जिस तरीके से कि ग्रीन लेवल के जो पटाखे चोरी छुपे बिके हैं उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने पटाखे खरीदे हैं उनकी एक मजबूरी थी कि क्योंकि उनके बच्चे जो घरों में बच्चे हैं वो पटाखे जरूर जलाना चाहेंगे और कहीं ना कहीं जो बच्चों को जीरो के लिए उन्होंने एक तिगने दामों पर पटाखे खरीदे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी लापरवाही जरूर है जनता की, मगर जनता कहीं ना कहीं मजबूर थी क्योंकि उनके छोटे जो बच्चे थे उनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार भी नहीं समझा पाएगी उनको, ना ही उनके परिजन समझ पाएंगे, मगर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो दिल्ली सरकार को मुश्किल आएंगी और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऊपर वाले के ऊपर हाथ लगा के बैठी है। अगर बारिश होती है तो पॉल्यूशन का स्तर घट सकता है, मगर दिल्ली सरकार की जो कोशिशें थी वो भी विफल है इसके अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। पहले से ही दिल्ली की जो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में है, यानी कि अंतिम पायदान पर है, इससे ज्यादा कुछ भी खराब नहीं हो सकता। ऐसे में आज दिवाली के शाम अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरह से दिल्ली सरकार इन तमाम चुनौतियों से निपट पाती है। दिवाली के ठीक एक दिन पहले सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई से अब वो सहम गया है। सूत्रों के मुताबिक मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब अपनी करतूत पर पर्दा डालते हुए सफाई दे सकता है। खबर है कि पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान वो उल्टा भारत पर ही कई आरोप लगा सकते हैं। दरअसल ये पूरा वाकया एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की गई कायराना हरकत के बाद शुरू हुआ। बता दें कि एलओसी पर शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करने के मकसद से भारत की तरफ जोरदार फायरिंग की गई थी, जिसमें 6 आम नागरिकों की मौत हो गई थी और 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके कई बंकर तबाह कर दिए और लगभग 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस हमले में पाकिस्तान के 16 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। भारत की तरफ से किए गए करारे प्रहार से पाकिस्तान तिलमिला गया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को समन भेजा है। इसके अलावा आज पाकिस्तान के डीजी और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। फिलहाल भारतीय सेना अभी भी बॉर्डर पर पूरी तरह से मुस्तैद है और एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए राह ताक रही है। सिविलियन ने भी शहीद हुए हैं और भारतीय सेना ने जो इसका जवाब दिया है वो बिल्कुल एक प्रिसाइज, एक सदा के तौर पर प्यूनिटिव और पिन पॉइंट डॉट ऑन जवाब दिया है, जिसके अंदर में पाकिस्तान आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर, अम्यूनिशन डंप और उनके इनपुट्स के मुताबिक उनके 10 से ज्यादा जवान हलाक हुए हैं और 3 से 4 उनके एसएसजी कमांडो भी मरे हैं। और एक बात पक्की है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का, इस नापाक इरादे का अवश्य ही बहुत स्ट्रांग जवाब दिया जाएगा। दिवाली के ठीक एक दिन पहले सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ रामदेव सेंगर जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर।
थैंक यू वल्लभी, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। आपने देखा होगा दिवाली के ठीक एक दिन पहले किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हमारे 6 नागरिक इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए और इसके अलावा 5 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में 11 पाकिस्तानी सैनिकों को भी ढेर किया है। देखिए, ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है। जी, सीज फायर का उल्लंघन करना उसकी फितरत में शामिल है और उसको हर बार माकूल जवाब दिया जाता है। बात ये नहीं है, बात ये है पल्लवी, ये हर बार सीज फायर तोड़ा जाता है तो हमने सीज फायर रखा ही क्यों? जब हमने कोई ऐसी ट्रीटी की है, बातचीत की थी कि सीज फायर कोई नहीं तोड़ेगा, एलओसी के ऊपर यथावत स्थिति रखी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। अब आप एक बात सोचिए कि उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, माली हालत बिगड़ी हुई है, ऐसा वो किसके भरोसे पर कर रहा है? हमने कल जब आपसे बात की थी तो हमारे फ्रंट पर जो असली दुश्मन है वो चाइना है। बिल्कुल। पाकिस्तान चाइना का पिट्ठू है और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो ये कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान के द्वारा, ताकि भारतीय सेना का रुख पाकिस्तान की तरफ मुड़े और उसको दो फ्रंट पर तैयार होना पड़े। तो ये चालबाजी को भी हमें समझना होगा। अगर उन्होंने हमारे राजनायक को तलब किया है, हमारे एम्बेसडर साहब को बताना चाहिए कि देखो, चाइना के चक्कर में तुम कहीं मत पिस जाना। एक हिंदुस्तान में कहावत कही जाती है कि जब गेहूं पिसता है तो घुन अपने आप पिस जाता है। तो गेहूं की उसमें पिसाई में कहीं धुन ना पिस जाए। तो पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो एक दिन भी हमारे साथ बार अटेंड कर पाए। लेकिन बैकअप क्या है पल्लवी? डिस्कशन का मैटर ये है कि ऐसे फोर्स कौन से हैं जो उसको बैकअप दे रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए पैसा, उसकी फाटा में हालत खराब है, उसका इकोनॉमी खराब है, तो चाइना उसको इकोनॉमिक मदद करेगा और उसके बदले में से एरिया छीन लेगा, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा हड़प लेगा। जहां अभी चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड का प्लान था वो हमने रुकवा दिया, चाइना उससे तिलमिला गया, क्योंकि पीओके हमारा हिस्सा है। हमारे हिस्से में बिना हमारे अनुमति के कोई भी रोड नहीं बना सकता है। पीओके में विद्रोह हो रहा है, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, बल्टिस्तान में विद्रोह हो रहा है। तो पाकिस्तान इन सब चीजों को बचने के लिए भारत को उकसावे की कार्रवाई करता है, ताकि उसके देश के लोगों का ध्यान वहां से निकल करके भारत की तरफ हो जाए और राष्ट्रवाद के चक्कर में बाकी चीजें भूल जाए। बिल्कुल, और इसी के लिए जवाबी कार्रवाई भी हालांकि भारतीय सेना की तरफ से जबरदस्त की गई है और तिलमिलाया हुआ है इस समय पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की है, 11 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है और 16 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।